नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग आर ओ मुख्य परीक्षा आर ओ 2021 मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग विज्ञान और इतिहास के प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आर ओ 2021 में भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में। ऑप्शन दिया गया था, नीचे दिए गए उससे कोड का चयन करना था। तो देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीएम में नहीं, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्यपाल में निहित होती है। ठीक, और केंद्र में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी केंद्र के सारे कार्यों का क्रियान्वयन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग अगर मान लीजिए वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका की बात की जाएगी तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाएगा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो ये हमेशा राष्ट्रपति में ही निहित होगी, क्योंकि उसी के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित करता है। ठीक है, 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको सुमेलित करना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, इसमें हो जाएगा। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष होती है। ठीक, और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार व्याख्या में भी। देखिए, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष दी गई है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का परिचय देता है। कौन देता है? 243। अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। ठीक है, विधान परिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 169 के। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1954 या उनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं, आप लोग देखते ही ये जान गए होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है सन 1952 में किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके विकल्प, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। भाग 9A में
निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए भाग 9 में जो है ग्रामीण क्षेत्र है, भाग 9A में शहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पे केवल 2 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, वही सही भी है। देखिए, स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वां संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 को, और भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, और नगर क्षेत्र से संबंधित 74वां संशोधन है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अच्छा, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और नगर पंचायत में कितने विषय हैं? नगर पालिका में 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वें संशोधन द्वारा। 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 घ थे के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। भारत की संसद को कानून यानी किसके किसके लिए कानून बना सकती है? भारत की संसद भारत संघ के लिए बना सकती है, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन के लिए बना सकती है, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए बना सकती है। ठीक है, तो इसमें सभी सही है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारत का संघ, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन या विश्व में कहीं भी रहने वाले नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया या भारत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसका नाम है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और राज्य क्षेत्र। ठीक, तो इसको द यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का संघ। द यूनियन गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, इंडिया और भारत नहीं कहा गया। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। भारत सरकार भारत संघ के नए नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा करा सकती है, और एक राज्य की राज्य सरकार के नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा करा सकती है, और अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, ये बात कही गई है अनुच्छेद 65 में कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का भार उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश को उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन था ये। वित्त आयोग की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 280 में की गई है। अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल विधेयक की अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार
यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। आपातकाल लगा हो तो राज्य सूची के विषय पर जो है कानून केंद्र सरकार या संसद बना सकती है। ये प्रावधान अनुच्छेद 250 में है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल विधेयक की अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे आरक्षित कर सकता है। ठीक, 80 में क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। किस सूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं में क्या है? संघ सूची, संघ सूची, ठीक, और राज्य सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों का प्रावधान भारत के संविधान के क्या बोलते हैं 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची में इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके तहत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 6ठी सूची इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके लिए कोड बना लीजिए AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विषय में 6ठी अनुसूची में बात की गई है। ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 22 भारतीय भाषाएं हैं इसमें शामिल। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा, यानी 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति या गणपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 100 किससे है? गणपूर्ति से। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। संयुक्त बैठक इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 100 गणपूर्ति या कोरम से संबंधित है। गणपूर्ति या कोरम। ठीक, आया समझ में? तो ये पॉलिटी वाला सेक्शन था, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए इकोनॉमी वाले सेक्शन को आज डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटी वाले सेक्शन को आप अच्छे से देखिए। RO 2021 मेंस में जो पूछा गया था, ठीक है, और इसमें जो चीज़ें समझ में ना आए उनको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो, हमारी ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी, इसको कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही इकोनॉमी के सेक्शन को लेके। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें। धन्यवाद।